राम मंदिर का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या वाकई पलट जाएगा? 2019 नवंबर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 जजों ने फैसला दिया और उसके बाद में राम मंदिर बन गया। लेकिन अब उन 5 जजों में से जो एक जज साहब थे, यानी DY चंद्रचूड़, जो बाद में CJI भी बने और रिटायर हो गए, और रिटायरमेंट के बाद में अब धड़ल्ले से इंटरव्यू पर इंटरव्यू दे रहे हैं। एक इंटरव्यू में फंस गए। इंटरव्यू लिया न्यूज लॉन्ड्री की तरफ से श्रीनिवासन जैन ने। 4-5 दिन पहले यह इंटरव्यू हुआ था और इस इंटरव्यू को लेकर के, DY चंद्रचूड़ के बयान को लेकर के बवाल मचा हुआ था। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी खबर सामने आई है। सबसे बड़ी खबर यह है कि अब DY चंद्रचूड़ के बयान के बाद में वो हो सकता है जिसके होने की उम्मीद तक नहीं थी। क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की जा सकती है राम मंदिर के फैसले के खिलाफ। यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। और यह खबर जो मैं बता रहा हूं, यह मैं अपने से नहीं बता रहा हूं, बल्कि एक बहुत बड़े न्यायविद हैं, प्रोफेसर जी मोहन गोपाल। और प्रोफेसर जी मोहन गोपाल, उनका बहुत बड़ा नाम है और बहुत रिस्पेक्टेड नाम है उनका। वो खुद नेशनल जुडिशियल एकेडमी के डायरेक्टर रहे हैं और उन्होंने DY चंद्रचूड़ के बयान को लेकर के कहा है कि ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट केस है। इस केस में जो फैसला देने वाले जज थे वही फैसले के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, लिहाजा इसमें एक तरीके से पक्षपात और उल्लंघन को लेकर के आधार बना करके क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की जा सकती है। अब ये क्यूरेटिव पिटीशन होती क्या है, ये इस खबर में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। प्रोफेसर साहब के बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई आदमी बयान देता है, कोई सियासतदान बयान देता है सुर्खियों के लिए, लेकिन कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपना मुंह तभी खोलते हैं जब बहुत जरूरी हो। और ऐसे रिस्पेक्टेड नाम है प्रोफेसर जी मोहन गोपाल, और उन्होंने जो कुछ कहा है उसका मतलब भी है, उसके मायने भी है। तो क्या वाकई DY चंद्रचूड़ के बयान ने एक तरीके से मोदी सरकार के गले में फांस बनने का काम किया है या बना दिया है? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट के बाद में अब क्यूरेटिव पिटीशन की बात सामने आ गई है। यानी एक तरीके से मामला फिर से अदालत में जा रहा है या जाएगा। अब कौन लेकर के जाएगा, या फिर इस सरकार के रहते हुए संभव हो भी पाएगा, या अभी इसमें इंतजार किया जाए, चीजें बदले तब जाकर के कुछ समझ में आए। सबसे पहले तो ये इंटरव्यू है, यहां से सब कुछ जो है वो यहां से शुरू होता है। ये श्रीनिवासन जैन है, न्यूज लॉन्ड्री की तरफ से इंटरव्यू कर रहे थे। ये पहले NDTV में थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और बड़ी सहजता के साथ में, ये अंग्रेजी में पूरा इंटरव्यू है। अगर आप इस पूरे इंटरव्यू को देखना चाहते, समझना चाहते हैं, तो आप न्यूज लॉन्ड्री पर जाकर के न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करके इंटरव्यू देख सकते हैं। लेकिन एक चीज तो समझने वाली है, जो छोटा सा एक हिस्सा जो वायरल हो रहा है जिसमें इन्होंने बयान दिया DY चंद्रचूड़ ने, समझने वाली बात यह है कि DY चंद्रचूड़ वो देश के सबसे बड़े जज रहे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, लेकिन एक पत्रकार के सामने उनके चेहरे की जो हवैया थी वो उड़ी हुई नजर आई। यानी एक तरीके से कॉन्फिडेंस का बहुत ज्यादा अभाव दिखाई दिया, और उन्होंने जो लाइन बोली है उस लाइन को लेकर के बवाल मच गया। अब क्या कहा है, हालांकि ये पूरा मामला जो सवाल जवाब हुए हैं वो टेक्निकल है, कानूनी भाषा में सवाल पूछा गया है और उसका जवाब भी उसी तरीके से आया है। तो टेक्निकल भाषा में अगर मैं आपको पूरा बताऊंगा तो शायद आप समझ नहीं पाए, इसलिए आसान भाषा में समझिए। आसान भाषा में दरअसल ये है कि श्रीनिवासन जैन की तरफ से सवाल किया गया, और सवाल ये था DY चंद्रचूड़ से कि आप ये बताइए कि मस्जिद बनी और मस्जिद को बनाना वो मुसलमानों के खिलाफ कैसे चला गया, मस्जिद को बनाना वो अपवित्र श्रेणी में क्यों चला गया। यह सवाल किया गया कि मस्जिद जो यहां पर बनी थी, बाबरी मस्जिद बनी थी 1526 में, उस वक्त में मस्जिद बनाना वो अपवित्र श्रेणी में कैसे आ गया।
यह सवाल पूछा गया श्रीनिवासन जैन की तरफ से। अब इसके बाद में जो जवाब दिया डीवाई चंद्रचूड़ ने, वो जवाब उनको फंसा गया। उन्होंने जो जवाब दिया, पहले टेक्निकल वो जवाब सुनिए। उन्होंने कहा 1528 में, माफ कीजिए मैंने 1526 बोला, 1526 नहीं 1528 में, 1528 में बाबरी मस्जिद का निर्माण ही अपने आप में उस स्थल को अपवित्र करने का एक मौलिक कृत्य था जिसे हिंदू भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं। यह लाइन है जो उन्होंने अंग्रेजी में बोली, उसको हिंदी में ट्रांसलेशन है। अब जरा इसको आसान भाषा में समझिए। यहां पर डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने यह कह दिया कि मस्जिद बनाना ही उस जगह पर वो एक अपवित्र काम था। दरअसल उस वक्त में सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला आया था 2019 में नवंबर में, उस फैसले में जिसमें ये खुद शामिल थे, 5 जज थे उसमें, जिसमें उस वक्त के सीजीआई गौरव गोगोई, वो तो राज्यसभा के सांसद बन गए, एक जज ये खुद भी थे। 5 जजों का फैसला था और 5 जजों के फैसले में कहीं पर भी इस बात को रेखांकित नहीं किया गया था, कहीं पर भी नहीं लिखा गया था कि मस्जिद मंदिर को तोड़ करके बनाई गई, क्योंकि उस वक्त में एएसआई ये बात साबित करने में नाकाम रहा था, यह साबित नहीं कर पाया था कि मस्जिद मंदिर को तोड़ करके बनाई गई है। लेकिन यहां पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ उन्होंने कहा कि मस्जिद बनाना ही अपवित्र काम है, जिस स्थल को हिंदू अपने भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं। अब दरअसल ये जो लाइन है कि मस्जिद बनाना ही अपवित्र काम है, हिंदू उस स्थल को अपना भगवान राम का स्थल मानते हैं, ये लाइन, ये कहा जाता है कि बीजेपी आरएसएस की लाइन है। ये लाइन कानून में नहीं है और ये लाइन तर्क के हिसाब से भी सही नहीं ठहरती है, क्योंकि अदालत हमेशा सबूतों पर चलती है। अदालत को आप सबूत दिखाएंगे, अदालत मानेगी। अदालत को आप कुछ भी कहेंगे तो उसके लिए आपको सबूत दिखाने पड़ेंगे। जज को पता है, आपके फेस से दिख रहा है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी जज को सबूत चाहिए और सबूत के आधार पर ही चीजें होंगी। अब इसमें डीवाई चंद्रचूड़ वो कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, मेरे जो सवाल जवाब थे उसमें तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है, ये उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन इस मामले में अब प्रोफेसर जी मोहन गोपाल वो कह रहे हैं कि इस मामले में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल होनी चाहिए। अब क्यूरेटिव पिटीशन का मतलब क्या है, मैं आपको पहले वो बता देता हूं। डीवाई चंद्रचूड़ ने अभी सफाई क्या दी है वो हम आगे बात करेंगे। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अभी क्यूरेटिव पिटीशन का मतलब यह है कि किसी भी मामले में जब पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी जाए तो उसमें एक ही रास्ता बचता है, अंतिम रास्ता, और वो रास्ता है क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने का। और ये संविधान में पहले से इसका जो है वो प्रावधान था नहीं। 2002 में एक केस हुआ और उस केस के बाद में इसको जोड़ा गया, इसको प्रावधान में रखा गया क्यूरेटिव पिटीशन को। क्यूरेटिव पिटीशन का मतलब यह है कि अगर किसी केस में यह आधार बनता है कि इस केस के अंदर पक्षपात हुआ है, इस केस के अंदर कानून का ही उल्लंघन हुआ है, नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो इन आधारों पर कि पक्षपात किया गया, उल्लंघन हुआ, इस आधार पर आप क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। क्यूरेटिव पिटीशन सुनेगा कौन? इसको सुनेगा, क्यूरेटिव पिटीशन का हिंदी में मतलब होता है सुधारात्मक याचिका, यानी कि कोई फैसला सुनाया गया है, उसमें सुधार की गुंजाइश है, उसमें सुधार होना चाहिए। अब इसको सुनेगा कौन? इसको सुनेंगे 5 जजों की बेंच, और इसमें जो जजों ने फैसला सुनाया था उनमें से भी रहेंगे। अब देखिए, उस वक्त में जब ये फैसला आया था तो उस वक्त में किसी ने भी ये फैसले पर साइन नहीं किए थे, और ये माना जाता है कि
इन्होंने ही वो फैसला लिखा था, यानी डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने ही वो फैसला लिखा था, ये माना जाता है। तो सवाल यहीं पर खड़ा हो रहा है और क्यूरिटी पिटीशन का जो आधार बन रहा है, दायरा बन रहा है, वो यही है कि आपने ही फैसला लिखा, या आप उस फैसले लिखने वालों में से थे, या आप वो फैसला सुनाने वालों में से थे, और आप ही आज 5 साल के बाद में मीडिया में जाकर के, सार्वजनिक जगह पर जाकर के आप कह रहे हैं कि ये बात ऐसे नहीं थी, ऐसे थी। लिहाजा आप खुद इस बात को कह रहे हैं, या आपकी बातों का मतलब निकल रहा है कि यहां पर पक्षपात हुआ है। यह कहा है प्रोफेसर जी मोहन गोपाल ने, और उन्होंने कहा है कि इस मामले में परफेक्ट तरीके से क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की जानी चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं, उस वक्त में जब 9 नवंबर 2019 को फैसला आया था, उसके बाद में 18 पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल हुई थी। कोई भी फैसला आता है तो उसके खिलाफ आप पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकते हैं। 18 पुनर्विचार याचिका दाखिल हुई थी। पुनर्विचार याचिका का मतलब यह कि फिर से इस पर आप विचार करिए, लेकिन सभी पुनर्विचार याचिकाओं को दिसंबर, 1 महीने के अंदर अंदर ही खारिज कर दिया गया था। 1 महीने तभी जो है वो खारिज कर दिया गया कि इस पर हम पुनर्विचार नहीं करने वाले हैं। लिहाजा मामला साइलेंट हो गया, राम मंदिर बनना शुरू हो गया और तकरीबन अब मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। लेकिन अब डीवाई चंद्रचूड़ के ही बयान ने इस मामले में हलचल पैदा कर दी है। डीवाई चंद्रचूड़ के तकरीबन मुझे लगता है कि दर्जन भर इस वक्त में अलग अलग जगह पर इंटरव्यू हुए हैं, और बहुत लंबे लंबे हुए हैं। लेकिन ढंग के सवाल, या जो चंद सवाल जो पूरी तरह से चीज़ों को बदल सकते हैं, या फिर यूं कहें कि बहुत सारी चीज़ें जिस पर राय स्पष्ट नहीं है, या बहुत सारी चीज़ें जिस पर राय आनी बाकी है, वो सवाल जो है कहीं पर पूछे गए और कहीं पर नहीं पूछे गए। अब देखिए डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने क्या सफाई दी है, उनके सफाई आप सुनिए। डीवाई चंद्रचूड़ ने अब सफाई दी है। उन्होंने क्या कहा है सुनिए। उन्होंने अपने बयान पर विवाद छिड़ जाने के बाद में सफाई दी, और उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर फैसला सबूतों और कानूनी सिद्धांतों के आधार पर दिया गया था, न कि आस्था के आधार पर। यह उनकी तरफ से कहा गया कि आस्था के आधार पर नहीं दिया है, क्योंकि आस्था के आधार पर उनकी वो लाइन बन रही है कि मस्जिद बनाना ही इस स्थल पर अपवित्र काम है, जिस स्थल को हिंदू अपने भगवान राम का स्थल मानते हैं, जन्म स्थान मानते हैं। ये जो लाइन है, ये आस्था वाली लाइन है। ये आस्था की लाइन है, ये सबूतों की लाइन नहीं है। मैं आपको आसान भाषा में बता रहा हूं, जो एग्जैक्ट वर्ड है वो थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, लेकिन आसान भाषा में यही जो है वो कहा गया, और उसके बाद में सफाई आई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या राम मंदिर को लेकर के फिर से एक क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल होगी, और अगर होगी तो कौन करेगा? क्यूरेटिव पिटीशन वो दाखिल कर सकता है जिसकी पुनर्विचार याचिका खारिज की गई हो, यानी 18 जो पुनर्विचार याचिकाएं खारिज हुई है उनमें से कोई व्यक्ति करे। तो पहली बात तो यही है कि सामने कौन आता है अब क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने के लिए, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि क्या क्यूरेटिव पिटीशन वो स्वीकार भी की जाएगी, क्योंकि बहुत रेयर, बहुत दुर्लभ मामलों में क्यूरेटिव पिटीशन वो स्वीकार की जाती है। जब इसको प्रावधान के तहत जोड़ा गया 2002 में, तब से लेकर के अभी तक करीब 23 साल हो गए, और 23 साल में हमारे सामने सिर्फ 3 उदाहरण हैं जिनमें क्यूरेटिव पिटीशन वो स्वीकार किया गया है। एक मामला है निर्भया कांड का, और तीसरा मामला है याकूब मेमन का। 3 ही मामलों में केवल क्यूरेटिव पिटीशन वो सुनी गई है, लेकिन ये तो उससे भी बड़ा मामला है। राम मंदिर बाबरी का जो मामला है, ये तो आप ये कह सकते हैं कि देश की सियासत का सबसे बड़ा मामला है। तो क्या इस मामले में क्यूरेटिव पिटीशन अगर दाखिल की जाती है तो वो स्वीकार भी होगी? ये सबसे बड़ी बात है। और जिस तरीके से अब इस बयान के बाद में बवाल मचा हुआ है, बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालविया, उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया, और उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ये जो वामपंथी हैं इनसे संभल करके रहिए, कई सारे जज इनको खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं। ये उनका लबोलबाब आपको बता रहा हूं मैं आपको। और इसका ताजा उदाहरण है डीवाई चंद्रचूड़ का अभी ताजिया घटनाक्रम। और इस मामले में जिस तरीके से ये पूरा खेल सामने आया है, जो चीजें सामने आई है,
इससे जजों को चौकन्ना हो जाना चाहिए। ये जो है वो अमित मालवीय ने कहा है। अब अमित मालवीय जो है वो यहां पर सीख दे रहे हैं। अमित मालवीय हैं कौन? खैर, इस मामले में ये तो साफ हो गया है कि डीवाई चंद्रचूड़ जब सफाइयां दे रहे हैं तो ये तो साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं बात जो है वो बहुत आगे तक गई है, बात अंदर खाने तक गई है। और उसके बाद में डीवाई चंद्रचूड़ वो भी सफाई दे रहे हैं। अब इसके बाद में सफाई से ही काम चल जाएगा, सफाई से ही मामला साफ हो जाएगा, सफाई से ही मामला यहीं पर दब जाएगा, या वाकई राम मंदिर को लेकर के क्यूरेटिव पिटीशन वो दाखिल होगी। हालांकि एक बहुत बड़ा तबका वो ये मानता है कि नहीं, आस्था के आधार पर फैसला हो गया, सबूतों के आधार पर नहीं हुआ। एक बहुत बड़ा तबका ये मानता है कि चलिए जो भी था, जैसा भी था, आस्था के आधार पर हुआ, सबूतों के आधार पर हुआ, लेकिन मामला निपट गया। और इसमें एक मुसलमानों में भी बहुत बड़ा तबका है। मैंने इस मामले को लेकर के उस वक्त में ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, खूब ग्राउंड रिपोर्टिंग की। एक तबका है जो कहता है कि नहीं नहीं, देखिए भैया, हमने पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से जो चीज़ें हमारे पास में थी, कानून के हिसाब से हमने जो है वो लड़ाई लड़ी, एक लंबी लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई में हमने जीत हासिल की। एक तबका ये कहता है। एक तबका कहता है कि नहीं नहीं, जो था वो हो गया, जैसा था वो हो गया, अब गलत था सही था उसको जाने दो, सालों भर का विवाद था, निपट गया, निपट जाने दो, अब उस पर बात मत करो। एक तबका है जो कहता है कि नहीं, आस्था के आधार पर हुआ है, सबूतों के आधार पर नहीं हुआ है। तो अलग अलग राय, और जाहिर सी बात है वैसे भी कोई भी बड़ा फैसला होगा उसको लेकर के हजारों राय होती है, और इसको लेकर के भी हजारों राय है। लेकिन क्या अब इसमें सुप्रीम कोर्ट में ही क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल होकर के मामला फिर से खुलेगा, या फिर अभी तो बस ये कुछ दिनों का मुद्दा जो है वो गरमाया है और इसके बाद में धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा? बहरहाल आप बताइए, डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने जो बात कही है वो क्या वाकई कही जानी चाहिए थी, या एक गैर जरूरी विवाद इसको बनाया जा रहा है? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।